दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो शायद आपको असहज लगे, शायद भारी लगे, लेकिन करनी बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ न्यूज नहीं होती, वो सोसाइटी का एक्सरे होती है। और टिशा और दीपिका की कहानी ऑनेस्टली सिर्फ दो लड़कियों की कहानी नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की कहानी है जहाँ इंसान धीरे धीरे अंदर से टूटता रहता है और दुनिया को तब पता चलता है जब उसकी फोटो पर ओम शांति लिख कर लोग इंस्टाग्राम स्टोरी डाल रहे हो। जरा इमेजिन करो वो रात, एक लड़की अपने कमरे में बैठी है, बाहर से शायद सब नॉर्मल दिख रहा है, घर वैसा ही है, दीवारें वही है, लोग वही है, लेकिन उसके अंदर काओस चल रहा है। ऐसा काओस जिसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। वो अपनी माँ को फोन करती है और रोते हुए बोलती है, मम्मी प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं नहीं रह पा रही, मैं पागल हो जाऊंगी। अब दोस्तों इस सेंटेंस को हल्के में मत लेना, क्योंकि जब कोई इंसान में नहीं सह पा रहा बोलता है ना, वो अटेंशन नहीं मांग रहा होता, वो सर्वाइवल मांग रहा होता है। और फिर वही लड़की घर लौटने के लिए टिकट बुक करती है। टिकट बुकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, क्योंकि कोई इंसान जो मरना चाहता हो वो फ्यूचर प्लानिंग नहीं करता, वो घर लौटने की तैयारी नहीं करता, वो अपनी माँ से बचाने की भीख नहीं मांगता, लेकिन फिर सिर्फ आधे घंटे बाद उसी घर से फोन आता है, शी इज नो मोर। अब ऑनेस्टली अगर ये बात आपको अंदर तक डिस्टर्ब नहीं करती तो शायद हम धीरे धीरे ट्रेजेडीज के इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि हमारी सेंसिटिविटी ही कम हो गई। और यही चीज मुझे सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि इंडिया में ट्रेजेडीज रेयर नहीं रही, नॉर्मलाइज हो गई। हर कुछ दिनों में एक नया मामला, एक नई लड़की, एक नया हैशटैग, एक नया आउटरीच, फिर 2 दिन बाद सब नॉर्मल, न्यूज साइकिल आगे बढ़ जाती है। लेकिन जिन फैमिलीज पर बीतती है उनकी जिंदगी वही फ्रीज हो जाती है। इमेजिन करो उस माँ को जिसने अपनी बेटी की आखिर आवाज सुनी होगी, वो जिंदगी भर उस एक कॉल से बाहर नहीं निकल पाएगी। हर रात दिमाग में वही सेंटेंस रिप्लाई होगा, मम्मी मुझे यहाँ से ले, और शायद हर सुबह गिल्ट के साथ उठेगी कि काश उस दिन में उसे जबरदस्ती वापस बुला ले। यही चीज पेरेंट्स को अंदर से तोड़ देती है। लोग समझते हैं कि मौत सिर्फ एक इंसान की होती, नहीं, ऐसी ट्रेजेडीज में पूरा परिवार धीरे धीरे इमोशनली मर जाता है। देखो यार, इंडिया में शादी को लेकर एक बहुत डेंजरस कंडीशनिंग है। बचपन से बच्चों को इनडायरेक्टली ये सिखाया जाता है कि सक्सेसफुल लाइफ का मतलब क्या है, अच्छी नौकरी और अच्छी शादी। और ऑनेस्टली हमारी सोसाइटी शादी को रिलेशनशिप कम, अचीवमेंट ज्यादा ट्रीट करती है। शादी एक इमोशनल पार्टनरशिप कम, सोशल इवेंट ज्यादा बन चुकी है। लोगों को ज्यादा एक्साइटमेंट किस चीज की होती है, वेन्यू कैसा होगा, डेकोरेशन कैसा होगा, एंट्री सॉन्ग क्या होगा, लहंगा डिजाइनर है या नहीं है, ड्रोन शॉट आएगा या नहीं आएगा। लेकिन कोई ये सीरियसली डिस्कस नहीं करता कि जिन दो लोगों की शादी हो रही है वो इमोशनली कंपेटेबल भी है या नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स है या नहीं, रिस्पेक्ट है या नहीं, एंगर इश्यूज है या नहीं, कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करना आता है या नहीं। मतलब इंडिया में कई मैरिजेस ऐसे फाइनल हो जाती है जैसे कॉर्पोरेट मर्जर हो रहा हो, लड़का लॉयर है, जज फैमिली है, सेटल्ड है, पैकेज अच्छा है, बस डील डन। जैसे प्रोफेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, जबकि रियलिटी क्या है, डिग्री मॉरलिटी गारंटी नहीं करती। हाईली एजुकेटेड लोग भी इमोशनली अब्यूसिव हो सकते हैं। प्रोफेशन सिर्फ इनकम बताता है, इंसानियत नहीं। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि हमारे यहाँ टॉक्सिक बिहेवियर को रोमांटिसाइज भी बहुत किया गया है। मूवीज ने, सीरियल्स ने, सोसाइटी ने कंट्रोलिंग बिहेवियर को केयर बोल दिया जाता है, जेलसी को ट्रू लव बोल दिया जाता है, पॉसेसिवनेस को प्यार बना दिया जाता है, जबकि साइकोलॉजिकली ये अनहेल्दी पैटर्न्स होते हैं। अगर कोई इंसान आपको कॉन्स्टेंटली कंट्रोल कर रहा है, हर चीज मॉनिटर कर रहा है, गिल्ट फील करा रहा है, आइसोलेट कर रहा है, तो वो प्यार नहीं होता, पावर होता है। लेकिन हमारे यहाँ स्पेशली लड़कियों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि रिलेशनशिप बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, हर घर में होता है, नई शादी है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। और ऑनेस्टली मुझे एडजस्ट कर लो सेंटेंस बहुत डेंजरस लगता है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज और सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बीच बहुत पतली लाइन होती है। अगर दो लोगों की हैबिट अलग है, एडजस्टमेंट नॉर्मल है, लेकिन अगर कोई इंसान रोज मेंटली सफोकेट हो रहा है, वहां एडजस्टमेंट नहीं, इंटरवेंशन चाहिए। लेकिन इंडियन फैमिलीज इमोशनल अब्यूज को अब्यूज मानती ही नहीं। अगर किसी के शरीर पर चोट दिख जाए तो लोग सीरियस हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई रोज इंसल्ट हो रहा हो, इमोशनली मैनिपुलेट हो रहा हो, एंजाइटी में जी रहा हो, तो सोसाइटी बोलती है ओवर थिंकिंग मत करो। और यही सबसे डेंजरस चीज है। इमोशनल अब्यूज विजिबल नहीं होता, कोई ब्रेसेस नहीं, कोई खून नहीं, बस धीरे धीरे इंसान की आंखों की चमक खत्म हो जाती है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि क्रोनिक इमोशनल स्ट्रेस लिटरली ब्रेन केमिस्ट्री को अफेक्ट करता है। लगातार ह्यूमिलिएशन, फियर और एंजाइटी, डिप्रेशन ट्रिगर कर सकते हैं। इंसान धीरे धीरे खुद को वर्थलेस फील करने लगता है। और सबसे पेनफुल चीज क्या होती है, विक्टिम को खुद लगने लगता है कि शायद प्रॉब्लम उसी में। यही वजह है कि बहुत लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पाते। बाहर वाले पूछते हैं इतनी प्रॉब्लम थी तो छोड़ क्यों नहीं दिया। लेकिन साइकोलॉजिकली टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इमोशनल मैनिपुलेशन धीरे धीरे इंसान की डिसीजन मेकिंग डिस्ट्रॉय कर देता है। उसे गिल्ट फील कराया जाता है, फियर डेवलप होता है, डिपेंडेंस डेवलप होती है, और सोसाइटी प्रेशर अलग। खासकर महिलाओं के लिए सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि उनके सामने सिर्फ रिलेशनशिप नहीं होता, फैमिली ऑनर, सोशल जजमेंट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फ्यूचर फियर, सब कुछ जुड़ा होता है। इसलिए कई लोग आखिरी मोमेंट तक रिलेशनशिप बचाने की कोशिश करते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि शायद चीजें बदल जाएगी, शायद पार्टनर सुधर जाएगा, शायद सिचुएशन ठीक हो जाएगी। लेकिन कभी कभी वही होप इंसान को डेंजरस सिचुएशन में रोके रख। और ऑनेस्टली सोशल मीडिया ने प्रेशर और बढ़ा दिया है। इंस्टाग्राम पर हर शादी परफेक्ट दिखती है, सिनेमैटिक कपल रील्स, मैचिंग आउटफिट्स, रोमांटिक कैप्शंस, लग्जरी हनीमून पिक्चर्स, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उन सेम कपल्स में से कितने लोग अंदर से इमोशनली एग्जॉस्टेड है। हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां लोग हैप्पी दिखने में ज्यादा एनर्जी लगा रहे हैं, जेन्युइनली हैप्पी होने में कम। कई मैरिजेस बाहर से एस्थेटिक लगती है, लेकिन अंदर इमोशनल कोल्ड वॉर चल रहा होता है। और सोसाइटी का प्रॉब्लम ये है कि उसे रियलिटी नहीं चाहिए, उसे इमेज चाहिए। इसलिए लोग अनहैप्पी मैरिज में भी सिर्फ इसलिए बने रहते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। ऑनेस्टली लोग क्या कहेंगे
ये इंडिया का सबसे पावरफुल इनविजिबल इंस्टीट्यूशन है। कोई ऑफिस नहीं है, कोई सीईओ नहीं, फिर भी हर घर की डिसीजन मेकिंग उसी से इन्फ्लुएंस होती है। और पेरेंट्स भी कई बार विलेन नहीं होते, उन्हें जेन्युइनली लगता है कि वो सही एडवाइस दे रहे हैं। उनकी जनरेशन ने खुद सफरिंग नॉर्मलाइज करके जिंदगी निकाली होती है, इसलिए उन्हें लगता है कि बच्चों को भी सहना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर जनरेशन का इमोशनल अवेयरनेस अलग होता है। आज मेंटल हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयरनेस है, लोग समझ रहे हैं कि इमोशनल सेफ्टी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी फाइनेंशियल सेफ्टी। लेकिन सोसाइटी का बड़ा हिस्सा अभी भी इसी माइंडसेट में अटका हुआ है कि शादी किसी भी कीमत पर बचनी चाहिए, जबकि सच क्या, शादी से पहले इंसान बचना चाहिए। और दीपिका की स्टोरी इसी लार्जर प्रॉब्लम का दूसरा फेस दिखा। शादी को सिर्फ 14 महीने हुए थे, रिपोर्ट्स के मुताबिक फैमिली ने अपनी कैपेसिटी से बढ़कर सब कुछ दिया, कार, ज्वेलरी, एक्सपेंसेस, क्योंकि इंडियन मिडिल क्लास पेरेंट्स स्पेशली डॉटर्स की शादी को लाइफ मिशन की तरह ट्रीट करते हैं। कई फादर्स रिटायरमेंट सेविंग्स तोड़ देते हैं, लोन ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि बेटी को फ्यूचर में कोई ताना ना सुनना पड़े। लेकिन ऑनेस्टली डाउरी सिर्फ पैसे का इशू नहीं है, माइंडसेट का इशू। डाउरी का कोर आइडिया क्या है कि लड़की वालों को खुद को प्रूव करना है कि लड़का समहाउ सुपीरियर असेट है। बस आज लैंग्वेज मॉडर्न हो गई है। पहले ओपनली बोला जाता था इतना दहेज चाहिए, अब इनडायरेक्टली बोला जाता है कि हमने कुछ नहीं मांगा, आपकी खुशी है। और इसी खुशी में लोग फाइनेंशियली और इमोशनली टूट जाते हैं। मुझे सबसे ज्यादा दुख इंडियन फादर्स के लिए होता है, क्योंकि वो शायद सबसे साइलेंटली सफरिंग लोग होते हैं। वो इमोशंस कम शो करते हैं लेकिन अंदर से सबसे ज्यादा टूटते हैं। इमेजिन करो उस फादर को जो उसी दिन अपनी बेटी के ससुराल गया था उसे समझाने। शायद उसे लगा होगा कि बात समझ जाएगी, शायद वो रास्ते में खुद को कन्विंस कर रहा होगा कि थोड़ा समय लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। और फिर कुछ घंटों बाद हॉस्पिटल से कॉल आता है। ऑनेस्टली उस मोमेंट के बाद कोई पेरेंट्स पहले जैसा नहीं रह सकता। वो गिल्ट लाइफ टाइम रहता है, काश मुझसे साथ ले आता। यही थॉट इंसान को अंदर से खाता रहता है। और दोस्तों यहाँ सोसाइटी के लिए सबसे बड़ी लर्निंग क्या है पता है? अगर कोई इंसान रिपीटेडली बोल रहा है कि वन हैप्पी है, ट्रैप्ड फील कर रहा है, डर रहा है, तो उसे लाइटली मत लो। हर क्राई फॉर हेल्प ड्रामेटिक नहीं होती। कुछ लोग लाउडली नहीं रोते, कुछ लोग मीम्स में पेन छुपाते, कुछ लेट नाइट कॉल्स में इनडायरेक्टली बात करते हैं, कुछ अचानक बहुत साइलेंट हो जाते हैं। इमोशनल डिस्ट्रेस हमेशा दिखाई नहीं देता, इसलिए इमोशनल लिटरेसी बहुत जरूरी है। इंडिया एकेडमिकली एजुकेटेड हो रहा है लेकिन इमोशनली नहीं। बच्चों को कोडिंग सिखाई जा रही है लेकिन कम्युनिकेशन नहीं। करियर प्लानिंग सिखाई जा रही है लेकिन हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन नहीं सिखाया जा रहा। रिलेशनशिप को सस्टेन कैसे करना है, इमोशनल बाउंड्रीज क्या होती है, मैनिपुलेशन कैसे पहचानना, ये कोई नहीं सिखाता। फिर सोसाइटी शॉक्ड हो जाती है जब मैरिजेस अनहेल्दी हो जाती है। और ऑनेस्टली थेरेपी और काउंसलिंग को लेकर भी हमारा एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। इंडिया में अभी भी थेरेपिस्ट के पास जाने को वीकनेस समझा जाता है, जबकि थेरेपी लग्जरी नहीं है, इमोशनल मेंटेनेंस है। हम कार सर्विसिंग को नॉर्मल मानते हैं लेकिन रिलेशनशिप को, काउंसलिंग को शेमफुल, जबकि कई बार टाइमली काउंसलिंग मैरिजेस भी बचा सकता और लाइफ भी। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि लोग हेल्प बहुत देर से लेते हैं। जब तक सिचुएशन कोलैप्स नहीं हो जाती तब तक सब प्रिटेंड करते रहते हैं कि सब नॉर्मल है। और अंत में बस एक बात, दिशा और दीपिका सिर्फ नेम्स नहीं है, वो रिमाइंडर है। रिमाइंडर कि इमोशनल पेन इनविजिबल हो सकता है लेकिन इमेजिनरी नहीं। याद रखना कि शादी की इज्जत इंसान की जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती। याद रखना कि अगर कोई बार बार घर आना चाहता है, मदद मांग रहा है, ट्रैप्ड फील कर रहा है, तो उसे गिल्ट फील मत कराओ यार। कभी कभी स्ट्रॉन्गेस्ट चीज जो आप किसी इंसान को बोल सकते हो वो सिर्फ इतनी सी होती है कि अगर तुम खुश नहीं हो तो वापस आ जाओ, हम तुम्हें जज नहीं करेंगे। यकीन मानो कई लोगों को बस यही सुनने की जरूरत होती है, क्योंकि कई बार एक सेफ जगह, एक सपोर्टिव फैमिली, एक जेन्युइन कन्वर्सेशन लिटरली किसी की जान बचा सकता। और आज ये सब देखने के बाद सरकारों से भी अपील है वो ऐसे मामलों में ऐसा न्याय दे जो नजीर बन जाए, याद रह जाए। आशा करते हैं वो जो लास्ट 6 दिन से पड़ी है उसे मरने के बाद कम से कम इंसाफ मिल जाए, क्योंकि जीते जी इंसाफ तो नहीं मिला। और आशा करते हैं कि किसी और को इस तरह लाश बनकर अपने लिए इंसाफ नहीं मांगना पड़े। और आप सबसे भी अपील है कि अगर आपके आसपास कोई बेटी है जो कह रही है कि हम परेशान हैं, दबाव में, तो सिर्फ समझौता कर लो, मत कहिएगा, मदद कीजिएगा। उसके लिए जो लगे, पुलिस काउंसलिंग, परिवार काउंसलिंग, सिंपल डॉक्टर की काउंसलिंग, जो भी जरूरी है, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास किसी एक दीपिका, किसी एक त्रिशा की जान बचा सकता। हालांकि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू त्रिशा के भी ससुराल पक्ष का, दीपिका के ससुराल पक्ष का भी है, लेकिन एक सच ये भी है कि ये दोनों लड़कियां जिंदा नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ घटनाएं होती है जहाँ लड़कियां इतना प्रताड़ित कर देती है कि लड़के जान दे देते हैं, लेकिन फिर भी वो घटनाएं मुट्ठी भर है या उंगलियों पर है एज कम्पेयर टू महिलाएं जितनी बड़ी संख्या में मर जाती है या मारी जाती है। समाज में परिवार की इज्जत बचाने के लिए वो संख्या बहुत बड़ी है, कई 100 गुना बड़ी है। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी भी है कि दीपिका त्रिशा जिंदा रहे, इसके लिए आवाज उठाते रहे, इंसाफ दिलाते रहे, क्योंकि जीते जी कितना दर्द उन्होंने सहा हमें नहीं पता, लेकिन अब जब इस दुनिया में नहीं है तो कम से कम वो दोनों अभागी लड़कियां इंसाफ होते देख ले। और इस इंसाफ के लिए जरूरी है कि आप भी आवाज को बुलंद करें हमारे साथ। इसलिए अगर ये बात आपको इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो अभी अंदर ही अंदर टूट रहा हो और शायद उसे पहली बार लगे कि उसकी फीलिंग वैलिड है और वो अकेला नहीं है। नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मिला। धन्यवाद। जय हिंद।